नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 7th में लेसन नंबर 2 का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आमाशय की क्रियाओं का अध्ययन किया था। आमाशय में भोजन के पाचन से संबंधित कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। इसके पश्चात छोटी आंत में होने वाले पाचन को हमने पढ़ा और अब हम पढ़ रहे हैं शुद्रांत में अवशोषण की प्रक्रिया। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर के शुद्रांत की जो भित्ति होती है उसमें स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। जो छोटी आंत के आसपास की जो दीवारें होती हैं वहाँ रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं। इसके माध्यम से पचा हुआ भोजन अवशोषित कर लिया जाता है। इसकी आंतरिक भित्ति में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। ये एक छोटी आंत का एक छोटा सा भाग है। इसके अंदर जो दीवारें होती है वो कुछ इस तरह से घूमी हुई रहती है। इसे हम बोलते हैं रसांकुर या दीर्घरोम। इसके माध्यम से जो भोजन होता है वो सीधे जाने की बजाय घूमता हुआ और फिर बाहर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाता है, जिससे जो भोजन पचा हुआ होता है उसमें से अधिकांशतः भाग अंदर अवशोषित कर लिया जाता है। यहाँ पर स्थित जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं वो इस बचे हुए भोजन में से पाचक अवशोषण को अपने साथ लेकर चली जाती है और पूरे शरीर में फैला देती है। इस प्रकार से ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसे हम बोलते हैं स्वांगीकरण। इसके पश्चात जो भोजन होता है अब वह अपचित होता है, यानी कि ऐसा भोजन जिसमें से सारे पोषक पदार्थ निकल जाते हैं और जिसका पाचन नहीं हो पाता या अवशोषण भी नहीं हो पाता, वह कहलाता है अपचित भाग और उसे अब हम भेज देते हैं बृहद्रांत में। बृहद्रांत को बड़ी आंत भी कहते हैं। यह क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है और लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य होता है जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है और वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। समय समय पर यह गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम निष्कासन कहते हैं। इस प्रकार से मनुष्य में पाचन की यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब बारी है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन की। घास खाने वाले जंतु जैसे कि गाय, भैंस आदि उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वो खा न रहे हों। ये एक बार किसी भोजन को जल्दी जल्दी से निगल कर के अपने पेट के एक हिस्से में डाल देते हैं, जिसे हम रूमेन कहते हैं। यहाँ पर इसका आंशिक पाचन हो जाता है। इसके पश्चात यहाँ पर उपस्थित भोजन को पुनः नली के माध्यम से, इस ग्रसिका के माध्यम से मुख में लाया जाता है और बाद में यह इसको धीरे धीरे पचाता जाता है। इस प्रकार से ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलेंगे जुगाली। इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे रोमंथन और इसी वजह से ऐसे जीव जो इस रोमंथन की क्रिया को करते हैं, जुगाली को करते हैं, इसको हम कहते हैं रोमंथी। घास में सेलुलोज पाया जाता है। अब आप देखिए, ये जो शाकाहारी जीव हैं ये अधिकतर घास का सेवन करते हैं और घास में सेलुलोज की मात्रा होती है। यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। किसी रूमिनेंट या रोमंथी पशु या हिरण आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। अब आप सोचिए, आप घास क्यों नहीं खा पाते? मनुष्य में सेलुलोज का पाचन करने वाले ये जीवाणु उपस्थित नहीं होते और इसी कारण मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता। कुछ जानवरों जैसे कि घोड़ा, खरगोश आदि में शुद्रांत और बृहद्रांत के बीच में एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे हम अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। ऐसी संरचना हमारी आहार नाल में भी होती है, परंतु यहाँ पर जो बैक्टीरिया उपस्थित होता है वो मनुष्यों की आहार नाल में अनुपस्थित होता है। इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, तो इस अपेंडिक्स के
असक्रिय होने का कारण यही है। यहाँ पर ऐसे बैक्टीरिया उपस्थित नहीं होते जो सेल्यूलोज का पाचन कर सके, इसीलिए मनुष्य में सेल्यूलोज का पाचन नहीं हो सकता। अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। यहाँ पे आप देखिए, अमीबा की ये जो कोशिका है ये पूरा एक यूनिसेलुलर है, यानी कि एकल कोशिका है। ये पूरा, इसका पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ है। इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक होता है, कोशिका द्रव होता है। अब आप देखिए, इस पूरी संरचना में आपको सभी आराम से दिखाई दे सकते हैं। इसमें बुलबुले के समान अत्यंत छोटी छोटी खाद्य राजधानियाँ हैं। ये जो नीले कलर की आपको गोली या आकार दिखाई दे रहे हैं, ये इसकी राजधानियाँ हैं। अमीबा अपना शेप लगातार बदल सकता है। यह एक या अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध यानी कि एक उभारों को निकालता है, जिसे हम पादाब या कृत्रिम पाँव कहते हैं। जब भी कोई भोजन इसके आसपास आता है तो यह इसे चारों ओर से घेर लेता है और उसे अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। इसके पश्चात ये जो भोजन के कण होते हैं उसकी इस खाद्यधानी में, ये जो खाद्यधानी है इसमें फंस जाते हैं। खाद्यधानी में ही कुछ स्ट्रॉन्ग पाचक रस होते हैं जो उस प्रकार के पदार्थ पर क्रिया करके उसे पचा देते हैं। इस प्रकार से उस जीव का संपूर्ण पोषण अमीबा के शरीर के अंदर ग्रहण कर लिया जाता है और बिना पचा हुआ भोजन पुनः उसी प्रोसेस से बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें जो खाद्य पदार्थ हैं वो पहले सरल पदार्थों में बदल दिए जाते हैं और उससे उन्हें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है, परंतु फिर भी कुछ बातें इसमें हैं। अब आप देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई। सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक एक व्यक्ति को गोली लगने के कारण वह बुरी तरह से घायल हो गया। गोली लगने से उसका जो वक्ष था, सीना था, वह क्षतिग्रस्त हो गया और उसके आमाशय में छेद हो गया। विलियम ब्यूमॉन्ट नामक एक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास उसे ले जाया गया। उस चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह उस आमाशय के छेद को अच्छे से बंद नहीं कर सका। उसने उस छिद्र को पट्टी से ढक दिया। जब उसने उस छिद्र में से आमाशय के अंदर झांका तो उसने देखा कि जो आमाशय था वो भोजन का मंथन कर रहा था। उसकी भित्ति से तरल स्त्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उन्होंने ये भी देखा कि आमाशय छोटी आंत में केवल तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। इस प्रकार से इस इंसिडेंट के माध्यम से आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई। कभी कभी हमें जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता भी होती है। इस स्थिति को हम दस्त या लूज मोशंस के नाम से जानते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है और भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। यदि इसकी स्थिति चरम सीमा तक पहुंच जाए तो यह बच्चे के लिए घातक भी हो सकती है। इसका मुख्य कारण होता है शरीर में से पानी की अत्यधिक हानि हो जाना। इसके लिए हमें तुरंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए और चिकित्सक के पास जाने से पहले हमें उबालकर ठंडा किए हुए जल में 1 चुटकी नमक और चीनी को घोल करके बच्चों को पिलाना चाहिए। इस प्रकार के घोल को हम जीवन रक्षक घोल या ORS के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, मानव पाचन के मुख्य चरण हैं। कौन कौन से हैं? ये है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं
श्लेष्मा का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। इसके अलावा इसमें आमाशयी रस भी हो सकता है। क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो दीर्घरोम या रसांकुर कहलाते हैं। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। सेकंड प्रश्न है, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। पहला, मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। नहीं, मंड का पाचन मुख में प्रारंभ हो जाता है। जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। बिल्कुल ठीक, सही। पित्ताशय में रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। सही। रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। सही। निम्न में से सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। इसका सही उत्तर छोटी आंत। इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका सही उत्तर है छोटी आंत। ख, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत। क्वेश्चन नंबर 4, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। कॉलम ए, खाद्य घटक। खाद्य घटक क्या है? पाचन के उत्पाद। कार्बोहाइड्रेट शर्करा, प्रोटीन एमिनो एसिड्स और वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। दीर्घरोम क्या है और वह कहाँ पाए जाते हैं, उनके क्या कार्य हैं? क्षुद्रांत या छोटी आंत की भीतर दीवारों पर हजारों अंगुली नुमा संरचनाएं उभरी हुई रहती हैं। इसे हम दीर्घरोम कहते हैं। यह क्षुद्रांत्र में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? पित्त का निर्माण यकृत में होता है और इसका संग्रहण पित्ताशय में होता है। यह भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 7, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। उत्तर, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम सेल्यूलोज है, क्योंकि केवल रूमिनेंट्स के अंदर ही इसका पाचन हो पाता है। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? उत्तर है, ग्लूकोज शर्करा का सरल रूप है जिसे पाचित करना बड़ा आसान होता है और यह तुरंत ही हमारी आंतों के द्वारा अवशोषित हो जाती है और इसी कारण हमें ग्लूकोज से तुरंत एनर्जी मिल जाती है। आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं होती हैं? पहला, पचे भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत्र के माध्यम से, भोजन को चबाना मुख के द्वारा, जीवाणुओं को नष्ट करना आमाशय के द्वारा, भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुद्रांत्र के द्वारा और मल का निर्माण बृहदांत्र के द्वारा। मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर लिखिए। इन दोनों में समानता है कि ये दोनों ही विषमपोषी पोषण करते हैं। साथ ही इनमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं और इनमें अंतर है। अमीबा में पाचन की क्रिया बहुत सरल होती है जबकि मनुष्य में ये बड़ी ही जटिल होती है। इस प्रकार से आपके इस लेसन के सभी प्रकार के प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। आप सभी इसे अपनी कॉपी में ज़रूर करें। इसके पश्चात अब हम लेसन नंबर 3 को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।